गुड आफ्टरनून एवरीवन। यार क्या हालचाल है आप सभी लोगों की। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। मैं बता दूं मैं भी बहुत बढ़िया हूं। तो पेपर आप लोगों का ईसीआईपीएल का हो चुका है और जितनी बात मेरी बच्चों से अभी तक हुई है सभी लोग बोल रहे हैं कि बहुत ही बढ़िया पेपर गए, बहुत ही आसान पेपर गए। और आसान क्यों नहीं जाएगा जब हमने इतनी सारी पढ़ाई करी है, टेस्ट दिए हैं, कोर्स पूरा किया है, मैराथन अटेंड की है, तो क्यों पेपर अच्छा नहीं जाएगा। दो दो बार मॉक टेस्ट लिखे तो उसका फायदा तो आप लोगों को मिलना ही है। तो जितनी मेरी बच्चों से बात हुई सब बोल रहे थे कि थोड़ा सा लेंदी था बट पेपर वाज वेरी इजी, कंपैरेटिवली काफी आसान था पिछले टाइम के पेपर से। विराट सर से मेरी जितनी बात हुई उन्होंने भी यही बोला कि जो पार्ट बी का पोर्शन है आईपीआर वाला वो भी बहुत आसान आया, जो सर ने कवर करवाया था उसी के अंदर से सारा सारा कवर हुआ। तो फटाफट से एक बार अपन नजर घुमा लेते हैं अपने पेपर के ऊपर कि कहां से क्या पूछा। तो ये पेपर आप लोगों का मेरे पास में अवेलेबल है, जिसके अंदर अगर अपन देखें तो पार्ट 1 से जो केस स्टडी आई है वो आई है रेरा से। और अगर आप लोगों को ध्यान होगा तो परसों के दिन मैंने आप लोगों को मैराथन में बोला भी था कि या तो केस स्टडी आएगी कंपटीशन से या फिर केस स्टडी आएगी रेरा से। क्यों? क्योंकि कंज्यूमर से केस स्टडी पिछले 3 अटेम्प्ट में रिपीट हो रही है, तो देयर वर वेरी लेस चांसेस कि कंज्यूमर से पूछे। तो इन्होंने कहां से पूछी? रेरा से, क्योंकि रेरा, कंज्यूमर, कंपटीशन ये 3 ही चैप्टर्स हैं जिनमें से 15 मार्क्स वाला क्वेश्चन जो है वो बनाया जा सकता है। तो जो 15 मार्क्स की केस स्टडी थी ये पढ़ने की जरूरत ही नहीं थी। इसको पढ़े बिना आप सीधे आते और आप पहले पढ़ते कि अगर रजिस्ट्रेशन नहीं मिलता है 30 दिनों में तो क्या, अरे तो लगेगा सेक्शन नंबर 5 और आपको 7 दिनों के अंदर अंदर लॉगिन आईडी पासवर्ड आपके ईमेल पर रिसीव हो जाएगा। अभी परसों के दिन अपन ने रिकवर किया। अगर अमाउंट आप 20% लेते हो तो 10% से ज्यादा अमाउंट लेने पर आपको एग्रीमेंट फॉर सेल बनाना पड़ता है। ऐसा हम लोगों ने सेक्शन नंबर 13 के अंदर पढ़ा, हाँ या ना। अगर प्रमोटर ने फॉल्स इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की तो सेक्शन 60 के हिसाब से 5% और कंटिन्यूइंग ऑफेंस के केस में 10% की पेनल्टी लगती है। और इस बार उन्होंने सेक्शन खुद से लिया, सेक्शन नंबर 60 खुद से लिख करके दिया था। और आप लोगों को पता होगा कि सेक्शन नंबर 60 का क्वेश्चन दिसंबर 25 की एग्जाम में भी पूछ चुके हैं। इसके अलावा अगर ये बात करें कि सेक्शन 12 में क्या रेमेडी है, तो सेक्शन 12 में लिखा हुआ है कि किसी ने भी एडवर्टीजमेंट, किसी ने भी प्रोस्पेक्टस, डेमो, फ्लैट इस एक अपार्टमेंट के बेसिस पर अगर कोई इन्वेस्टमेंट किया है और बाद में पता चला कि वो अपार्टमेंट जो है वो गलत निकला, वो जो एडवर्टीजमेंट है वो गलत निकला, सैंपल जैसा नहीं निकला, तो वेरासिटी ऑफ द ट्रूथफुलनेस सेक्शन नंबर 12 के अंदर अपन लोगों ने पढ़ा था कि वो पर्सन विड्रॉ कर सकता है प्रोजेक्ट से, और विड्रॉ करते वक्त उसे प्रिंसिपल अमाउंट, इंटरेस्ट और कंपनसेशन के साथ में विदा किया जाएगा। अगर देवेंद्र ने सोचा कि पोजीशन डिले हो रहा है तो उसके पास में क्या रेमेडी अवेलेबल है, तो उसके पास में रेमेडी ये अवेलेबल है कि वो प्रोजेक्ट से बाहर जा सकता है, वो प्रोजेक्ट से विड्रॉ कर सकता है और प्रोजेक्ट से विड्रॉ करते वक्त उसे प्रिंसिपल अमाउंट, इंटरेस्ट और कंपनसेशन पे किया जाएगा। अगर वो विड्रॉ ना करे, दूसरा अलॉटी सुरेंद्र जो है वो अगर विड्रॉ ना करे तो विड्रॉ नहीं करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शन नंबर 2 जिसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, रुक सकते हैं और आपको इंटरेस्ट एट द रेट पर मंथ, इंटरेस्ट जो है वो पर मंथ का मिलता रहेगा जब तक आपको पोजीशन नहीं मिल जाता तब तक। इसके अलावा प्रमोटर की क्या ऑब्लिगेशन होती है, तो ये सेक्शन नंबर 17 के अंदर अपन ने पढ़ा था कि उसे कन्वेंस डीड जो है वो रजिस्टर करवानी पड़ेगी और इंडिविजुअल अलॉटी के पास में प्रोजेक्ट ट्रांसफर होगा और कॉमन एरिया जो है वो एसोसिएशन ऑफ अलॉटी के पास में ट्रांसफर होगा। इट वाज वेरी इजी, बहुत आसान 15 मार्क्स के जो क्वेश्चन था वो रेरा में से आया था, कोई बहुत ज्यादा मुश्किल टफ वाली बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 2A की अगर मैं बात करूं तो ये 2A जो है वो बोल रहा है किसके बारे में, एक तो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस के बारे में और दूसरा फिर पेनल्टी के बारे में। तो अपन लोगों ने पढ़ा था सेक्शन नंबर 19 और 20 के पास में कि क्या एक्शन सीसीपीए ले सकता है, और फिर 88 89 के आसपास में हम लोगों ने इसकी पेनल्टी भी पढ़ी है। तो ये भी कोई बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं। मैंने आप लोगों को बोला था कि ईसीआईपीएल के अंदर सारी पेनल्टीज याद करने की जरूरत नहीं, पर कंज्यूमर की तो पेनल्टी याद करनी पड़ेगी, और देखो वही कंज्यूमर की पेनल्टी में से क्वेश्चन आया है। अगर मैं सेकंड की बात करूं तो अर्जुन मेहता है जो पीएमएलए का क्वेश्चन है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग का, और क्वेश्चन आया है सेक्शन नंबर 8 सेक्शन नंबर 9 से, जो बोल रहे हैं कि सेक्शन नंबर 8 में प्रॉपर्टी को एडजुडिकेशन किया, मतलब 5 में अटैच किया होगा, 8 में एडजुडिकेशन किया होगा, और एडजुडिकेशन करने के बाद अगर पता चल गया कि प्रॉपर्टी पीएमएलए में इन्वॉल्व थी तो सेक्शन नंबर 9 में क्या होता है, सेक्शन नंबर 9 के अंदर हम लोग पढ़ते हैं कि प्रॉपर्टी जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अपॉइंटेड पर्सन के पास में ट्रांसफर हो जाएगी। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर जिसको अपन बोलते हैं, जो कलेक्टर होता है, उसके पास में सारी प्रॉपर्टी का कंट्रोल चला जाएगा, मतलब पावर विल वेस्ट विद द सेंट्रल गवर्नमेंट। और क्या कोई राइट उसके बाद बचेंगे? क्या नहीं। कॉन्फिस्केशन के बाद आप प्रॉपर्टी को एंजॉय नहीं कर सकते, अगर वहां पर रह रहे थे तो वो भी आपको खाली करना पड़ेगा। बहुत आसान क्वेश्चन, क्लास में ऑलरेडी हम लोगों ने कवर किया है। हाँ, मैराथन में हमने पीएमएलए छोड़ा था पर हमने क्लास में इसको बहुत अच्छे से कवर किया था। वेरी बेसिक सेक्शन नंबर 8 और सेक्शन नंबर 9। थर्ड की बात करें अगर तो ये एफडीआई का क्वेश्चन है, इसके बारे में ज्यादा प्रकाश आपके साथ विराट सर डालेंगे, पर उन्होंने भी बोला कि बहुत ज्यादा दिक्कत वाला क्वेश्चन नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन एफटीपी की था, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का, तो इसके बारे में मैं कोई कमेंट नहीं करता। हाँ,
पूरे क्वेश्चन में एक ये वाला क्वेश्चन है एसईजेड का, स्पेशल इकोनॉमिक जोन का, जिसको आप थोड़ा सा टफ बोल सकते हैं। रीजन बीइंग कि 60 सेक्शन है इस चैप्टर में और पूरे 60 सेक्शन के नाम याद कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है। तो क्वेश्चन जो है वो 2 सेक्शन से आया था, सेक्शन नंबर 30 और सेक्शन नंबर 53 से। सेक्शन नंबर 30 के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था कि वैसे तो एसईजेड को सारा का सारा सामान क्या करना चाहिए, एक्सपोर्ट करना चाहिए, पर अगर वो सामान को एक्सपोर्ट ना करे और इंडिया में ही बेच दे तो उसे डीटीए, डोमेस्टिक क्लियरेंस कहते हैं, डोमेस्टिक टेरिफ एरिया में क्लियरेंस बोलते हैं, और ऐसे में उसे इंपोर्ट मानते हुए उसके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी लगेगी और जो भी एग्जामिशन आपको मिलते थे वो सारे एग्जामिशन खत्म हो जाएंगे। और सेक्शन 53 ये बोलता है कि एसईजेड के अंदर जो भी पोर्ट है, कस्टम है, उन्हें आउटसाइड इंडिया ट्रीट किया जाएगा। ये सेक्शन नंबर 53 में अपन लोगों ने कवर किया है। तो इस क्वेश्चन को अब मैं फिर भी ऐसा बोल सकता हूं कि ये थोड़ा सा आपकी एक्सपेक्टेशन से बाहर गया है, तो कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं। पूरे 100 में से 100 थोड़ी लाने यार, एक आध क्वेश्चन तो ऊपर नीचे आ ही सकता है। तो ये वो कैटेगरी का क्वेश्चन था। हालांकि हम इसको क्लास में ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, मैं सिर्फ टफ इसे इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये एक्सपेक्टेड नहीं था कि ये एग्जाम में आएगा, बाकी कवर्ड हमारा क्लास में ऑलरेडी है ये। अब तीसरे क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो तीसरे क्वेश्चन में अनन्या राव जो है वो गवर्नमेंट ओन कंपनी के अंदर एक सीनियर ऑफिसर है और उन्हें कनाडा में बुलाया गया बोलने के लिए। उनका फ्लाइट, होटल, सब कुछ जो है वो उस कैनेडियन ऑर्गेनाइजेशन ने स्पॉन्सर किया, मतलब फॉरेन हॉस्पिटलिटी के बारे में बात कर रहे हैं। और फॉरेन हॉस्पिटलिटी सेक्शन नंबर 6 के अंदर अपन ने पढ़ा है कि कुछ लोगों को फॉरेन हॉस्पिटलिटी रिसीव करने पर रेस्ट्रिक्शन लगाई गई है और जो पर्सन रेस्ट्रिक्टेड है उन्हें पहले सेंट्रल गवर्नमेंट से प्रायर परमिशन लेनी पड़ती है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अपनी पर्सनल कैपेसिटी में गए थे या ऑफिस काम से, आपको दोनों ही केसेस में गवर्नमेंट से पूछना कंपलसरी है, रेस्ट्रिक्शन लगाई गई है। तो सेक्शन नंबर 6 बहुत आसान, आप लोगों को ध्यान होगा कि कल मैंने कुछ टॉपिक्स आप लोगों को इंपॉर्टेंट मार्क करके जो दिए थे उसमें से भी काफी सारे क्वेश्चंस हैं एंड सेक्शन नंबर 6 इज वन ऑफ द वन। फिर अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 4 की, तो ये जो क्वेश्चन है वो फेमा का क्वेश्चन है और एलआरएस की जो $250,000 की जो आपकी लिमिट होती है लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम की, उसके अंदर से कवर्ड है। इसके बारे में मैं ज्यादा बात नहीं करता, विराज सर आपके साथ करेंगे। दूसरा ओपीआई की रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट, मुझे नहीं पता कि ये कौन से चैप्टर से, पर मैंने एसबीआईएल में जरूर रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट आपको चैप्टर नंबर 11 में करवाई थी। तो अगर यहाँ का आपको याद नहीं भी होता तो आप लोगों को पता है कि ओपीआई जो है वो 60 डेज के अंदर अंदर रिपोर्ट करना पड़ता है और ओडीआई जो है वो 30 डेज के अंदर अंदर रिपोर्ट करना पड़ता है। तो मैं मान रहा हूं कि शायद आप लोगों ने ईसीआईपीएल नहीं तो एसबीआईएल का भूला भटका शायद इसके अंदर कुछ तो लिखा होगा, ऑल्दो इसके ऊपर ज्यादा कमेंट जो है वो विराज सर कर सकते हैं। तीसरा ये क्वेश्चन जरूर भी आप ऐसा कह सकते हैं कि ये भी थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड है और इसके बारे में अपन ने हंसी मजाक भी उड़ाई थी क्लास में। ये बोल रहे हैं कि सीसीआई के अंदर कौन लोग होते हैं, तो बोल रहे हैं सीसीआई के अंदर वो लोग होंगे जिन्हें सिलेक्शन कमेटी अपॉइंट करे, और फिर सिलेक्शन कमेटी में कौन लोग होते हैं वो सेक्शन नंबर 9 के अंदर दिया हुआ है। तो सीसीआई का जो चेयरपर्सन है या जो मेंबर है उसे सेक्शन 8 के अंदर सिलेक्शन कमेटी अपॉइंट करती है, और सिलेक्शन कमेटी के अंदर कौन होगा ये सेक्शन नंबर 9 में लिखा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट का जज होता है और एमसीए का सेक्रेटरी होता है, लॉ एंड जस्टिस का सेक्रेटरी होता है। ये सारी बात हमने सेक्शन नंबर 8 और 9 में करी थी। तो ये भी टफ क्वेश्चन की कैटेगरी में नहीं डाल सकता, अभी तक सिर्फ टफ एसईजेड वाला क्वेश्चन ही था, उसके अलावा कोई दूसरा क्वेश्चन नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 इसके बारे में बात करें तो रेमिटेंस ऑफ द असेट, ये जो क्वेश्चन है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट मतलब विरासत वाले पोर्शन से आया है, मुझे इसके बारे में नहीं पता। हाँ, सेक्शन नंबर 15 लीगल मेट्रोलॉजी का, कि सेक्शन नंबर 13 और 14 में जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ऑफिसर अपॉइंट करते हैं उस ऑफिसर के पास क्या पावर है इंस्पेक्शन करने के और सीजर करने के। काफी बेसिक्स है कि उनके पास में अगर ऐसे रीजन है कि कहीं पर कुछ गलत चल रहा है, ऑफेंस ऑफ द एक्ट जो वायलेशन हो रहा है, तो ऐसे केस में पावर जो है उनके पास में सीजर का रहता है। सेक्शन नंबर 58 वेरी बेसिक सा, ये भी मैं आपको बोल चुका हूं कि हर अटेम्प्ट में लिमिट का क्वेश्चन तो आता ही है और एनसीडीआरसी की लिमिट बतानी है। और क्योंकि ये क्वेश्चन 5 मार्क्स में था तो मैं ऐसा मान रहा हूं कि आप लोग इसके अंदर एक्ट की लिमिट और रूल की लिमिट दोनों लिख करके आए होंगे, तभी 5 मार्क्स के लिए इसको पूरा माना जाएगा। अगर आप सिर्फ रूल की लिमिट लिख करके आए होंगे तो हो सकता है आपका एक आध नंबर इसके अंदर कट जाए। क्यों? क्योंकि 5 मार्क्स में बहुत सारा पूछ लिया तो आपको वो लिख करके ज्यूरिसडिक्शन जो है वो लिख करके आना था। और फिर जो है वो पार्ट बी है, पार्ट बी के बारे में जाने से कोई मतलब नहीं क्योंकि मैंने पोर्शन पढ़ाया नहीं, पर विराज सर से मेरी जितनी बात हुई वो बोल रहे थे कि पार्ट बी बिल्कुल इजी और उसका सबसे पहला प्रमाण है यार ये पहला क्वेश्चन, यार कितना लल्लू सा क्वेश्चन है कि कॉपीराइट का मतलब क्या, अगर ये एग्जाम में पूछा है तो आप समझ सकते हैं कि पेपर वॉज वेरी वेरी ईजी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों का पेपर बहुत बढ़िया गया होगा। आप लोगों को ऐसा लग सकता है कि कोई से एक आंसर अपन ने गलत लिखा, कोई से एक आंसर मन से लिखा, मैं भी पूरा पढ़ के नहीं गया था, आप भी पूरा पढ़ करके नहीं होंगे, एक आध चैप्टर आपने मन से लिखा होगा, तो उससे कोई समस्या वाली बात नहीं है। हमें 100 में से 100 लाने ही नहीं है, हमें जो है वो 70 के आसपास में जाना है और मुझे उम्मीद है कि आप इतना कर करके आए होंगे। तो
अब बारी है एक लास्ट पेपर की, बस ये लास्ट स्टेप और ले लीजिए और आपकी ग्रुप 2 की जो जर्नी है वो खत्म हो जाएगी। और इसीलिए 9 मिनट बाद मुकेश सर आप लोगों से 2:30 बजे मैराथन के अंदर मिल रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही, बाकी की बातें करते हैं फिर किसी और दिन। टिल देन बाय बाय एंड हैव अ गुड डे।